फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से उन सभी का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अभी चल ही रहा है, जिनमें ना आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 4 का एमआईसी का हिस्ट्री का पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव आप सभी के अपलोड कर दिए गए हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे वाईटी चैनल पे। और ये है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सबको। एग्जाम स्पेशल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थंबनेल में आप सबको पता ही चल गया होगा। एग्जाम इसमें यहीं से आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ से आएगा, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, जितने सारे हैं यूनिट वाइज आप सभी के यहाँ पे प्रॉपर आएंगे, ठीक है। और पीडीएफ का बात रहा तो इस वीडियो पे अगर 1K व्यूज आ गए तो आप सभी को ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है हमारे चैनल चैनल हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी बीए जोन करके आगे ये शॉर्ट नोट्स है, ये आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बस इस पे 1K व्यू जाना चाहिए, आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। एमआईसी रहने वाला है ये हिस्ट्री का, बीए फोर्थ सेमेस्टर एलएमएनयू। और ये कुछ लिंक्स आप सभी को दिए गए हैं, आप लोग ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यह है पुनर्जागरण कारण एवं प्रभाव। तो इसके बारे में जानना है। पुनर्जागरण आप सभी को मिल जाएगा फर्स्ट यूनिट में, तो वहीं से बनाते हैं। देखिए, पुनर्जागरण परिचय से देखेंगे। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म या पुनर्जागरण है। यूरोप में लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के बीच प्राचीन यूनानी रोम ज्ञान, कला और साहित्य के प्रति नए उत्साह के साथ नई बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। इसी परिवर्तन को पुनर्जागरण कहा जाता है। इसका प्रारंभ मुख्य रूप से इटली से हुआ और धीरे धीरे यह यूरोप के अन्य भागों में फैल गया, ठीक है। अगर आप सभी के शॉर्ट टाइप में पूछे जाएंगे पुनर्जागरण के बारे में तो आप इतना लिखिएगा पढ़ के, ठीक है। यहाँ तो बस इतना ही लिखना है आप सभी को, ठीक है। पुनर्जागरण के बारे में हम लोग जाने, इसके बाद है कारण एवं प्रभाव। तो आगे देखिए, पुनर्जागरण के प्रमुख कारण। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, पहला कारण हो जाएगा प्राचीन यूनानी रोम ज्ञान का पुनरुत्थान। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दूसरे कारण में कुस्तुनिया का पतन। तीसरा हमारा कारण हो जाएगा व्यापार और नगरों का विकास। और चौथा में हो जाएगा मुद्रा कला का विकास। और पांचवें वाले में हो जाएगा मानवतावाद का विकास। और छठे कारण में है धर्म युद्धों और पूर्ण से संपर्क का प्रभाव। ठीक, 6 टोटल यहाँ पे हम लोग को कारण है। तो एक एक करके कारण के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, यूरोप के विद्वानों ने प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य दर्शन का इतिहास का अध्ययन शुरू किया। इससे लोग में तर्क और स्वतंत्र चिंता की भावना बढ़ी। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि कुस्तुनिया का पतन, इसके बारे में जान लेते हैं। 1453 में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके बाद अनेक यूनानी विद्वान इटली और पश्चिम यूरोप की ओर आए। वे अपने साथ प्राचीन ग्रंथ और ज्ञान लेकर आए, जिसे पुनर्जागरण को गति मिली। ठीक, तीसरे पॉइंट में हम लोग देखे थे व्यापार और नगरों का विकास। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इटली के फैलोर्स, वेनिस और मेयाओ जैसे नगर व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग कला, साहित्य और शिक्षा को संरक्षण देने में किया गया। ठीक, इसमें हम व्यापार के बारे में जान लिए। और आगे अगला कारण था, चौथा कारण था मुद्रा कला और विकास। तो गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रा तकनीक के विकास के बाद पुस्तक का उत्पादन आसान और सस्ता हुआ। ज्ञान और नए विचार तेजी से लोगों तक पहुंचने लगे। पांचवें कारण में है मानवतावाद का विकास। तो ये विकास के बारे में जानते हैं। देखिए, मानवतावाद में मनुष्य की वृद्धि क्षमता और व्यक्तिगत जीवन को महत्व दिया गया। इससे धार्मिक रूढ़ियों के स्थान पर तर्कपूर्ण सोच को प्रोत्साहन मिली। छठा हमारा कारण था धर्म युद्धों के कारण यूरोप का पूर्वी देशों से संपर्क बढ़ा। यूरोपीय लोगों को नई वस्तुओं, विचारों और ज्ञान की जानकारी मिली। टोटल हम लोग का यहाँ पे 6 कारण था। 6 कारण था यहाँ पे हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे देखिए, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के बारे में अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो यहाँ
पढ़ लीजिएगा परिभाषा। अगर आपसे से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए पुस्तुनिया का पतन से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में आपसे शॉर्ट टाइप में पूछ दिए, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिए, और ये नहीं कि रट लेना है वही लिखना है। पढ़ लीजिए, अपने दिमाग से बना कर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ऊपर पुनर्जागरण, तो टोटल आप सभी के 7 यहाँ पे क्वेश्चन आराम से बन गया। और मान लीजिए आप सभी के 10 नंबर वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग ऐसे बनाइए, पुनर्जागरण एवं कार्यों और एवं प्रभाव की चर्चा करें। आप सभी के क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए ऐसे कि पुनर्जागरण के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें या चर्चा करें, तो आप लोग ये यहाँ से परिचय लिख दीजिएगा, उसके बाद ये सब पॉइंट्स की लिख दीजिएगा और अपने मन से लिख दीजिएगा उस पे। पढ़ के यहाँ पे जाइए और उसके बाद प्रभाव की विवेचना करके यहाँ तक टोटल लिखिएगा, बस आप सभी के 10 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बन जाएंगे और ये आएंगे ही, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे देखा है कारणों को, आप प्रभाव को देखते हैं, पुनर्जागरण के प्रभाव को। यहाँ पे है पुनर्जागरण के प्रभाव, यहाँ पुनर्जागरण के कारण यूरोप की कला और वास्तुकला में बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ पे है लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलाकारों ने कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साहित्य में भी नई चेतना दिखाई दी। लेखकों ने मानव जीवन, प्राकृतिक और समाज को अधिक महत्व दिया। शिक्षा में क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा मिला। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत किया। लोगों ने परंपरागत मान्यताओं को बिना प्रश्न स्वीकार करने के वजह तर्क और प्रमाण को महत्व देना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो एक सेकंड छोटा कर देते हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये फर्स्ट और यहाँ तक आप लोग लिखिएगा तो आराम से आप सभी के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से, और फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो जाएगा आप सभी का, ठीक। तो यहाँ से हम लोग आगे भी देख लेते हैं थोड़ा। महत्व देना शुरू किया, उसके बाद था इससे चर्चा की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को चुनौती मिली। आगे चलकर धार्मिक सुधार आंदोलन को भी इससे वैचारिक आधार प्राप्त हुआ। भौगोलिक खोजों को भी प्रोत्साहन मिला और यूरोपीय लोगों की दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ी, ठीक। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और अगला हम लोग निष्कर्ष थोड़ा जान लेते हैं, और ये होता है क्वेश्चन लंबा करने के लिए, ठीक। इस प्रकार पुनर्जागरण ने यूरोप को मध्यकालीन रूढ़ियों से निकालकर आधुनिक विचार, वैज्ञानिक कला और मानवतावाद की दिशा में आगे बढ़ाया। आधुनिक यूरोप के निर्माण में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक। तो हम लोग ने पुनर्जागरण के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करके फर्स्ट यूनिट को खत्म किया पूरे शॉर्ट तरीके से, और आगे हम लोग देख लेते हैं। ये आप सबको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा देखने को हमारे वाईटी चैनल पे, ठीक है, देख लीजिएगा। दूसरा यूनिट आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का विकास। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया 10 नंबर वाले लॉन्ग टाइप में, तो यहाँ से आप लोग कवर करिएगा। यहाँ पे है निरंकुश राज यहाँ पे आप लोग देखिए परिचय करके, निरंकुश राजतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें राज्य की प्रमुख शक्तियों राजा और हाथों में केंद्रित रहती थी। फ्रांस में 17वीं शताब्दी के दौरान निरंकुश राजतंत्र का तेजी से विकास हुआ और लुई 14वें के शासनकाल में यह अपने चरम पर पहुंच गई, ठीक। निरंकुश राजतंत्र के विकास के कारण को यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सामंतों की शक्ति में कमी आने से राजा के लिए केंद्रीय सत्ता मजबूत करना आसान हुआ। धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष में परेशान लोगों को एक मजबूत केंद्रीय शासन की आवश्यकता महसूस हुई। राजाओं ने स्थायी सेना, केंद्रीय प्रशासन और मजबूत कर व्यवस्था विकसित की।
इसके साथ ही मध्यम वर्ग के एक हिस्से ने भी राजशाही का समर्थन किया, क्योंकि इससे व्यापार और कानूनों व्यवस्था को स्थिरता मिली। अगला है यहाँ पे, फर्स्ट हम लोग कारण है यहाँ, पहला कारण देखिए, दूसरे कारण में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिसिल्यू की भूमिका। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लुई 13वें के शासनकाल में कार्डिनल रिसेल्यू ने फ्रांस की राजसत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने शक्तिशाली समानताओं के प्रभाव को कम किया और राजा के केंद्रीय अधिकार को मजबूत बनाया। ठीक, अगले में देखते हैं लुई 14वें का शासनकाल। इसके शासनकाल में भी आप सभी को बोलेगा चर्चा करने के लिए 5 नंबर में, तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, इसके बाद जो भी हम लोग बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है लुई 14वें ने शासन काल में फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र अपने चरम पर पहुंचा। उसने प्रशासन, सेना और वित्त पर राजा का नियंत्रण मजबूत किया। उसने वारसाई के महल को राजसत्ता का प्रमुख केंद्र बनाया। सामंतों को राज दरबार से जोड़कर उनकी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को सम्मिलित किया गया। लुई 14वें के शासनकाल को फ्रांसीसी निरंकुश राजतंत्र का सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है। उसके शासन में जुड़ा प्रसिद्ध कथन "मैं ही राजा हूँ" उसकी निरंकुश सत्ता को प्रतीक माना जाता है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चांस है इस बार के एग्जाम में, एमआईसी में, 5 मार्क्स वाले। तो इसमें हम थोड़ा लिख दिए अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से लिख दीजिएगा, आप लोग पढ़ के जाइए। निरंकुश राजतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे यहाँ पे। फ्रांस एक मजबूत और केंद्रित राज्य के रूप में उभरा। उसकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति बढ़ी तथा वह यूरोप की प्रमुख शक्तियों में शामिल हुआ, लेकिन दूसरी ओर राज दरबार का अधिक खर्च, भारी कर, जनता की राजनीतिक भागीदारी का अभाव धीरे धीरे असंतोष का कारण बना। आगे चलकर ऐसी परिस्थितियों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमिका तैयार करने में योगदान दिया। ठीक, आगे है निष्कर्ष। ये निष्कर्ष हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ इसके बाद। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र ने राज्य को राजनीतिक रूप से मजबूत किया, लेकिन अत्यधिक केंद्रीकरण और आर्थिक बोझ के कारण इसके विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता गया। ठीक, निष्कर्ष आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है, पेपर पे, तो आप सभी का क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा और एग्जामिनर देखेगा, पढ़ता पूरा अच्छे से नहीं है, मतलब देखेगा, जो प्रोफेसर होंगे वो अच्छे से आप सभी को मार्क्स मिल जाएगा। पॉइंट अच्छे से बनेगा, की पॉइंट्स यहाँ से की पॉइंट्स याद करिए और बाकी अपने मन से लिखिए। आगे हम लोग देखते हैं तीसरे में, तीसरा वाले, आप तीसरा यूनिट मान सकते हो। यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं वाणिज्यवाद, विकास एवं प्रभाव। इसके प्रभाव और वाणिज्य के विकास का वर्णन देखते हैं। पहले वाणिज्यवाद का हम परिचय देख लेते हैं। वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में प्रचलित एक महत्वपूर्ण आर्थिक विचारधारा और नीति थी। इसके अनुसार किसी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का आधार सोना चांदी का संचयन, व्यापार और अनुकूल व्यापार संतुलन था। ठीक, वाणिज्यवाद के विकास के कारण को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है राष्ट्रीय राज्यों का विकास वाणिज्यवाद के विकास का एक प्रमुख कारण था। मजबूत राज्यों को सोना, नौसेना और प्रशासन के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। समुद्री यात्रियों और भौगोलिक खोजों के बाद यूरोप देशों को नए व्यापारिक मार्ग और नए बाजार मिले। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा। ठीक है, आगे है यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेशों में कच्चा माल प्राप्त किया जाता था और तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध होता था। तो वो जो तैयार हो जाता था माल, वो बाजार में बिका जाता था।
यहाँ पे हम लोग कुछ विशेषताएं देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या है वाणिज्यवाद की? प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ पे वाणिज्यवाद की नीति में निर्यात को बढ़ावा और आयात पर नियंत्रण किया जाता था। विदेशी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता था ताकि घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल सके। ठीक है। और सोना और चांदी जमा करना आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता था। राज्य व्यापार और उद्योगों पर भी विभिन्न प्रकार के नियंत्रण रखा जाता था। उपनिवेशों को यूरोप देशों के आर्थिक हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। वाणिज्य के प्रभाव यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रभाव क्या पड़ा वाणिज्यवाद का? तो यहाँ पे वाणिज्यवाद के कारण यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ। समुद्री व्यापार और नौसेना का विकास हुआ तथा व्यापारिक कंपनियों का महत्व बढ़ा। यूरोप देशों ने बड़ी संख्या में उपनिवेश बनाए। इससे यूरोप की आर्थिक शक्ति बढ़ी, लेकिन उपनिवेशों के आर्थिक शोषण में भी वृद्धि हुई। विभिन्न यूरोप देशों के बीच व्यावसायिक परि प्रतिस्पर्धा बढ़ी। कई बार यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक संघर्ष तथा युद्धों का कारण बन गया। तो यहाँ निष्कर्ष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वाणिज्यवाद ने यूरोप में व्यापार, उद्योग और राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियों को बढ़ावा दिया। साथ ही इनसे उपनिवेशवाद और आधुनिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधार तैयार किया गया। ठीक। इसमें हम टोटल थर्ड यूनिट तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल आप सभी 2 यूनिट बाकी होंगे, यानी 2 यूनिट आप सभी के बाकी होंगे। 3 यूनिट हम लोग ने खत्म कर लिया। 3 यूनिट से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अच्छे से, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। 2 यूनिट हम लोग अभी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे है चौथे में कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का ज्ञानोदय आंदोलन। तो इसके परिचय में ज्ञान जानते हैं ज्ञानोदय आंदोलन के बारे में। ज्ञानोदय आंदोलन 18वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन था। इसमें तर्क, विवेक, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों को विशेषता महत्व दिया गया। देखिए इसमें हाईलाइट कर दिया गया पॉइंट्स, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स है वो एग्जाम में आप लोग भी हाईलाइट कर दीजिएगा पेन से या पेंसिल से। ठीक है, कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका कॉपी अच्छे उसका नजर उस पे पड़े। फ्रांस ज्ञानोदय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। ज्ञानोदय आंदोलन प्रमुख विवेचनाएं या विवेचकरण के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मोंतेस्क्यू ने सत्ता के विभाजन का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका 1 नंबर का कि सत्ता के विचार का प्रस्तुत किसने किया था विचार, तो वो मोंतेस्क्यू हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले, आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला में। उसके अनुसार शासन की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, मोंतेस्क्यू हो गया के अनुसार। अगला है वोल्टेयर में देखते हैं कि वोल्टेयर के धार्मिक कट्टरता और निरंकुश शासन की आलोचना की। उसने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धार्मिक साहित्य गुणता का समर्थन किया। रूसो का देख लेते हैं। रूसो ने सामाजिक समझौतों और जनसत्ता के सिद्धांत पर जोर दिया। उसके विचार में शासन की वास्तविकता शक्ति जनता से आती है। ठीक है, दीदारों में देखते हैं। दीदारों ने ज्ञान के प्रसार के लिए विश्वकोश के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से वैज्ञानिक और बौद्धिक विचार को व्यापक रूप से फैलाया गया। ठीक है, ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। इस आंदोलन की क्या विशेषताएं रही होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में जो लिख दीजिए वो विशेषता हो जाएगा। यहाँ देखिए, ज्ञानोदय आंदोलन ने लोगों को तर्क और विवेक से सोचने के लिए प्रेरित किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व दिया। इस आंदोलन ने कानून के समक्ष समानता, धार्मिकता, साहित्य गुणता और शिक्षा के प्रयास का समर्थन किया। निरंकुश शासन तथा सामाजिक समानताओं की आलोचना की गई।
ठीक, फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा ज्ञानोदय आंदोलन का, वो देख लेते हैं। ज्ञानोदय आंदोलन के कारण फ्रांस में राजनीतिक चेतना बढ़ी, लोगों ने निरंकुश राजतंत्र और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की आलोचना शुरू की। स्वतंत्रता, समानता और जनसत्ता की विवेचना समाज में तेजी से फैलाने लगी। इस विचारों ने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक आधार को मजबूत किया। ठीक, निष्कर्ष हम तो जान लेते हैं। निष्कर्ष में हो जाएगा, फ्रांस का ज्ञानोदय आंदोलन केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रहा, बौद्धिक आंदोलन नहीं था। इसने समाज में नई राजनीतिक चेतना पैदा की और आधुनिक लोकतांत्रिक एवं उदारवादी विचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, निष्कर्ष में आप लोग इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, निष्कर्ष आप सभी क्वेश्चन लंबा करने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। निष्कर्ष पॉइंट दीजिए और इसमें अपने मन से जो हुआ था उस लास्ट वाले चीज को लिख दीजिए। ठीक है, और जितना की पॉइंट्स है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। की पॉइंट्स एग्जामिनर अच्छे से देखता है और कॉपी का हैंड राइटिंग देखता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये आखिरी हम लोग का रहेगा 5वें में। और यहाँ पे है गौरवमीय क्रांति, कारण, प्राकृतिक एवं प्रभाव। कारण के बारे में जानेंगे, प्राकृतिक क्या था, और प्रभाव के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ परिचय में हम लोग देख लेते हैं इंग्लैंड की गौरवमीय क्रांति 1688 में हुई। इस क्रांति में राजा जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटाकर विलियम ऑफ ऑरेंज को मैरी को शासन बनाया गया। ठीक, इस गौरवमीय, यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है कि जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटाकर किसे बनाया गया था शासक, तो वो हो जाएगा विलियम ऑफ मैरी को शासक बनाया गया था। गौरवमीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्ता परिवर्तन अपेक्षाकृत कम रक्तपात के साथ हुआ था। ठीक है, क्रांति के प्रमुख कारण को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मुख्य कारण क्या रहा होगा क्रांति का, यहाँ पे मुख्य कारण हो जाएगा, देखिए आप लोग, जेम्स द्वितीय ने निरंकुश नीतियां संसद और राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता का कारण बन गई थी। वह राजा के अधिकारों को बढ़ाना चाहता था और सांसद के प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करता था। ठीक, उसकी कैथोलिक समर्थक नीतियों से इंग्लैंड में प्रोटेस्ट वर्ग को असंतोष बढ़ गया। ठीक है, आगे है यहाँ पे, राजा ने अस्थायी सेना और राजकीय अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास किया। इससे संसद और राजा के बीच तनाव बढ़ता गया। जब यह आक- जब यह आशंका बढ़ी कि कैथोलिक प्रभाव अस्थायी हो सकता है, तब राजनीतिक नेताओं ने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध कदम उठाया और विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, क्रांति की प्राकृतिक को देखते हैं। यहाँ हो जाएगा, गौरवमीय क्रांति मूल रूप से राजनीतिक और संवैधानिक क्रांति थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजा की निरंकुश शक्ति को सीमित करना और सांसद के अधिकारों को सुरक्षित करना था। जेम्स द्वितीय के बाद विलियम और मैरी को शासन सौंप दिया गया। यहाँ 1689 में अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इससे राजा की शक्तियों पर महत्वपूर्ण सीमाएं लगी और सांसद की स्थिति मजबूत हो गई। ठीक, यहाँ पे गौरवमीय क्रांति के प्रभाव की विवेचना यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ होगा। तो यहाँ इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र मजबूत हुआ, राजा की निरंकुश शक्ति सीमित हुई और सांसद का महत्व बढ़ गया। ठीक, यहाँ आगे है, कानून के शासन की भावना मजबूत हुई। सांसद की सहमति के बिना राजा के लिए मनमाने ढंग से
शासन करना कठिन हो गया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को भी अधिक महत्व मिला। आगे चलकर इंग्लैंड में संसदीय शासन और राजनीतिक या लोकतांत्रिक बोल सकते हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस क्रांति के विचारों का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक चिंतन पर भी पड़ा और संवैधानिक शासन की धारणा को बल मिला। ठीक, यहाँ निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्वार्मिया क्रांति इंग्लैंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने राजा की निरंकुशता को सीमित करके सांसद की शक्ति और संवैधानिक शासन को मजबूत किया। इसी कारण इससे आधुनिक सांसदीय लोकतंत्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक, टोटल हम लोग ने यहाँ पे 5 यूनिट आप सभी के देखने को मिलते हैं एमआईसी में। टोटल 5 यूनिट से आप सभी के बेस्ट आप सभी के 100% क्वेश्चन बनेंगे। इस सारे आप लोग इस पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखिए सर, ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस इस वीडियो पे 1K व्यू जाने दीजिए। जितना जल्दी व्यू जाएगा उतना जल्दी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जल्दी से शेयर कर लीजिए आप लोग अपने दोस्तों में। ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और चैनल पर नया है तो चैनल से जुड़ जाइए। आने वाला है एक नोटिफिकेशन आप सभी के हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोग 5th सेमेस्टर में जाएगा तो क्लास आप सभी का यूनिट वाइज तैयार हो जाएगा वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक।